वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन चाहिए। वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में, हाँ ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन बता सर 6 होते हैं। शाबाश मेरा बिटवा, माइनस लगा दे। माइनस लगा के ब्रैकेट बना, ब्रैकेट में 2 लिखने के लिए कहा था ना मैंने, लिख दे 2 इंटू। अब O के ऊपर कितने लोन पेयर हैं? किस O के ऊपर गुरुजी? अरे जिस पे तू फॉर्मल चार्ज निकाल रहा उसी पे तो देखेगा। 1 और 1 2। सर 2 हैं, लिख दे 2 लोन पे लिख दे, लगा प्लस, देख फॉर्मूला के हिसाब से प्लस लगा। अब बता इस पे कितने बॉन्ड लगे हैं? 1 और 1 2 बॉन्ड है सर, लिख दे 2, लिख दे 2, ले आंसर। अरे तो बहुत जोर का है, इससे भी जोर का आएगा, भी ट्रिक जो आएगी। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज जो टॉपिक लेके आया हूं मैं केमिकल बॉन्डिंग से, और वो है MOT। बहुत ही शानदार टॉपिक है। अब ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, सब बच्चे जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ऐसा कोई ही सेशन जाता होगा जब इससे कोई क्वेश्चन ना बनता हो। तो भैया देखो ऐसा है, आज मैं आपको बहुत ही मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बहुत शांति से पूरे के पूरे क्लास को सुनना। आज की क्लास से 2 सवाल आए रखें, ये मान के चलना, आप कोई रोक नहीं पाएगा इनको। 2 सवाल हर हाल में आएंगे। अब वो 2 सवाल किस किस में से आएंगे वो बताता हूं आपको, कौन कौन से आएंगे वो बताता हूं आपको। इस टॉपिक को बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, कई तरीके से पढ़ते हैं, कई लोग पढ़ाते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब बढ़िया बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखो जैसा कि हमारा मेन मोटिव है कि हमें थ्योरी पे ज्यादा फोकस नहीं करना है अभी, क्योंकि हम नियर द एग्जाम है, बिल्कुल एग्जाम हमारे करीब है, आने ही वाला है। और थ्योरी आप काफी हद तक पढ़ चुके हैं, बहुत सारी थ्योरी आपने पढ़ी है इन चीजों के बारे में, लेकिन मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो जहां छोटी छोटी सी मिस्टेक करते हैं बच्चे, सिली मिस्टेक्स होती है। तो अब मैं आपको शुरू करता हूं उन छोटी छोटी बातों को जिनको हम पढ़ना भूल जाते हैं या जिन पे ध्यान देना भूल जाते हैं। मैं ध्यान दिलाऊंगा उन चीजों पे आपको, क्योंकि वो अब आने वाली हैं। वो कौन कौन सी चीजें जो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं इस टॉपिक के साथ। पहला एक क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, देखो मैंने 3-4 क्वेश्चन लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है बस। अब 6 क्वेश्चंस को समझाऊंगा मैं, इनमें से 2 सवाल आपको मिलने वाले हैं। कौन से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, ये तो भाई नीट वाले जाने। हाँ लेकिन मिलेंगे इनमें से, ये पक्का है। मुझे लग रहा है कि इनमें से मिलेंगे। आपको लगता है कि ये अच्छे सवाल हैं तो आप कंटिन्यू करना, नहीं लगता है तो इसे डिस्कार्ड कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो सिलेक्शन होना चाहिए। आप चाहे कैसे भी पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, मेन मोटिव हमारा, मेन मकसद हमारा सेलेक्ट होने का है, और वो हमें करना ही है पूरा। सवाल है पहले नंबर का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर चाहिए इसको। अब देखिए किसका करेक्ट ऑर्डर मांग रहा है। पहले नंबर में वो कह रहा है कि बॉन्ड एंगल का करेक्ट ऑर्डर बताइए, मतलब कुल मिला के तो सारे बॉन्ड एंगल के ऑर्डर दे रखे हैं। ये मान लो ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है, ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है, ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है, ये बॉन्ड एंगल का। अब ये कह रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब देखो सवाल में वहां ऐसा तो होगा नहीं कि साहब 6 ऑप्शन आ जाएंगे, 6 ऑप्शन आ जाएंगे। ये तो मुझे समझाने के लिए आपको 5-6 एग्जाम्पल लिखने पड़े कि भैया आपको समझा दिए जाएं। अब इनमें से कोई भी एक आ सकता है, 3 आ सकते हैं, 2 ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन बन जाएगा अगर क्वेश्चन बॉन्ड एंगल का तो ये पूछे जाएंगे, ये मान के चलिए। और इस बार बहुत चांस बन रहे हैं इस टॉपिक से, और ये टॉपिक बनता है वेस्पर्ड थ्योरी, जिसका नाम है वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बहुत ही शानदार थ्योरी। इस थ्योरी की कुल छोटी छोटी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहली चीज इसने क्या बताई, पूरा नॉलेज नहीं दूंगा अब इसका, मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। अब इस टाइम आपका समय कितना कीमती है आप भी जानते हो, मैं भी जानते हो। मैं बस आपको रिवाइज कराऊंगा चीजों को, जहां जहां आपका फोकस नहीं जाता, ध्यान नहीं जाता, उन चीजों को ध्यान दिलाऊंगा। वो एग्जाम्पल जो आपकी नजरों से बच जाते हैं, वो एग्जाम्पल और वो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। ये मेरा मोटिव है। पहली चीज है बॉन्ड एंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड एंगल घटता जाएगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है CH4,
एक मॉलिक्यूल है H2O और एक मॉलिक्यूल है अमोनिया। अब एक बात बताना मुझे, CH4 अमोनिया और H2O तीनों में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है ना, तीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तीनों का हाइब्रिडाइजेशन निकालना मैंने पिछली क्लास में सिखा दिया है, इसलिए उसके बारे में बात नहीं करें। CH4 पे भी sp3, NH3 पे भी sp3, H2O पे भी sp3। जब तीनों पे ही sp3 है तो फिर बॉन्ड एंगल तो सेम आना चाहिए, नहीं। जैसे जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अप्रोक्स 2.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल कम होता चला जाता है, और इसका रीजन होता है रिपल्शन। साफ बात है, लोन पेयर या लोन पेयर बॉन्ड पेयर या बॉन्ड पेयर रिपल्शन ही बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करते हैं, ये तो आप भी जानते हो ना। तो भैया जैसे जैसे आपने लोन पेयर बढ़ाए वैसे वैसे बॉन्ड एंगल घट जाएगा, आपका पहला ऑर्डर सही है। दूसरी चीज, बॉन्ड एंगल साइज ऑफ सेंट्रल एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि सेंटर में जो एटम है अगर उसका साइज बढ़ता जा रहा है तो भी बॉन्ड एंगल घटता चला जाएगा। सेंटर का एटम अगर साइज में बड़ा होता जाएगा तो एटम जो सराउंडिंग जो लेटरल एटम लगे हैं वो दबना शुरू होंगे, उसका साइज बढ़ेगा सेंट्रल एटम का तो साइड वाले एटम्स दबेंगे तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा। तो कुल मिला के आपको ये कॉन्सेप्ट यहां मिलेगा। देखो NPAS, देखो एक ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, NH3PH3 ASH3, तो N से बड़ा P होता है, P से बड़ा AS होता है। जैसे जैसे सेंट्रल एटम की साइज बढ़ती है, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे जैसे सेंट्रल एटम की En घटती है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल घटता है। आप देख लो यहां ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ रही है, En घट रही है, इसलिए बॉन्ड एंगल घट रहा है। ये भी करेक्ट आंसर। NPASSBBI, ये ऊपर से नीचे जाओगे तो सेंट्रल एटम जो आपने NPASSBBI लिए हैं वो सारे सबके साइज बढ़ेंगे, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। दोनों कंडीशन में आपको बॉन्ड एंगल घटा के बताना है, कम करके बताना है। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगला कॉन्सेप्ट है कि बॉन्ड एंगल कोलेटरल एटम जो होते हैं उनके सराउंडिंग जो लेटरल एटम लगे रहते हैं उसकी En के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखो ऊपर तो क्या बोला, सेंट्रल एटम की En बॉन्ड एंगल के प्रोपोर्शनल, और नीचे क्या बोला कि लेटरल एटम्स की जो En है वो बॉन्ड एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी सेंटर में मौजूद एटम की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, लेकिन जो लेटरल एटम्स हैं जो सराउंडिंग एटम्स है उनकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल घटेगा। ध्यान रखना आप इस बात को। समझ में आ रहा है क्या मैं जो कह रहा हूं? अरे तुम सुन भी रहे हो या यूं ही सो गए सबके सब? मैं ये कह रहा हूं कि PF3 PCl3 PBr3 PI3 चारों के अंदर P तो कॉमन है ना, सेंट्रल एटम तो कांस्टेंट है, सेंट्रल एटम सेम है, तो फिर इसकी साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई इश्यू है ही नहीं। तो फिर किस इश्यू से यहां एंगल निकाला जाएगा? और वो है लेटरल एटम्स की वजह से। लेटरल एटम्स को गौर से देखो, F से Cl, Cl से Br, Br से I बड़ा है, साइज बढ़ता जा रहा है, और En घटती जा रही है, और En घटती जा रही है तो बॉन्ड एंगल बढ़ता जा रहा है। ये भी सही आंसर है, इसको भी आप सही मानेंगे। कुल मिला के सराउंडिंग एटम्स की साइज बढ़ने से या उनकी En घटने से भी बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहां लगा, देखो OF2 और H2O में H2O बड़ा हो गया। क्यों भाई? क्योंकि लेटरल एटम की En अगर कम होगी तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, H की En कम है F से, इसलिए ये बॉन्ड एंगल ज्यादा है। और देखो ये भी ज्यादा हो गया क्योंकि ये NF3 है, ये NH3, यहां सराउंडिंग एटम F है, यहां सराउंडिंग एटम H है, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए इसका बॉन्ड एंगल कम है। लो बेटा कम है, सारे के सारे सही। अब बेटा इन चारों पांचों छह एग्जाम्पल में से कौन सा पूछा जाएगा मैं इसका गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन बहुत ही शानदार है, आप इसे एक बार जरूर याद करेंगे, कोई भी छोड़ेगा नहीं इसको, ये बात को सुन लेना ढंग से। अगला सवाल देखो, मैं ये हटा रहा हूं ताकि जगह अपनी खाली होती जाए और आपको चीजें नजर आने लगे सारी। ठीक है, अगला सवाल है कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बोनेट आयन। देखो बेटा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक तरीका है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक तरीका है। रेजोनेंस जिन स्ट्रक्चर्स में होता है उनमें बॉन्ड एंगल निकालने का एक तरीका, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक तरीका होता है। रेजोनेंस किन में होता है, रेजोनेंस क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको GOC ऑर्गेनिक में बता चुका हूं, वो वीडियो आ गया है तो देख लीजिए, नहीं आया तो आ जाएगा। समझ में आ रहा है? रेजोनेंस निकालने के बाद वो जो स्ट्रक्चर बने रेजोनेंस की, उन स्ट्रक्चर्स को गौर से देखना और आप अपना बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेना।
आप चाहे तो ये फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट ट्रिक, भैया डायरेक्ट ट्रिक है ये, आप बिल्कुल इसी का इस्तेमाल करके भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। और करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड चेक करने हैं सेंट्रल एटम पे, यानी कि जो मिड में बीच में जो एटम है जिससे सराउंडिंगली एटम्स जुड़े हुए हैं उस पे कितने कोवेलेंट बॉन्ड है वो तो ऊपर रखना। डायरेक्ट आंसर आएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आएगा, कुछ भी नहीं बनाना। मैं बता रहा हूं ना, आप सीधा सीधा देखो, आपको जो मैं बता रहा हूं वो कर लेना। मैं कह रहा हूं आपसे, आप चिंता मत करो। नीचे टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंटिक एटम, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंटिक एटम का मतलब उस सेंट्रल एटम के सराउंडिंग सेम एटम्स कितने हैं जो कॉन्जुगेट हैं, यानी कि टोटल इक्विवेलेंटिक एटम्स को आपको गिन के नीचे रखना है और अपना आंसर ले आना है। कभी कभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काउंट करके भी निकालते, लेकिन आप तो इसी से करना जो मैं बता रहा हूं। बस ऊपर टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और नीचे टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंटिक एटम। अब देखो मैं कितना इजी से आपको आंसर निकाल के दिखाता हूं, आपको कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट करो ना। कौन दिक्कत, मतलब आपसे कौन पूछ रहा है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ, आपको तो बॉन्ड ऑर्डर से आंसर चाहिए, वो निकाल के दे रहे हैं ना उसको अपन तो उसको आंसर दे रहे हैं, बात खत्म हो गई। CO3-2, आप जानते हैं CO3-2 का डिजाइन ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O होता है ना। अब बताओ सेंट्रल एटम पे टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने, 1 2 3 4, सर 4 है, लिखो ऊपर 4, ऊपर लिखो 4। अब इस C के सराउंडिंग कितने एटम है एक जैसे आपको दिख रहे हैं, 1 2 3, लिख दे नीचे 3, आ गया आंसर। ये ले तेरा आंसर 1.33 और ये ले तेरा सवाल हो गया। ये तो बड़ा इजी है यार। तो और मैं क्या कह रहा था, क्यों घुल रहे हो, क्यों घुल रहे हो उनसे, क्यों लड़ रहे हो उनसे? आप तो सीधा सीधा मैं बता रहा हूं जैसे करो ना, आपको तो आंसर चाहिए, आंसर लाओ ना, कौन मना कर रहा है। अगला एक और देख लो, SO4-2 सल्फेट आयन पे चाहिए मुझे। सल्फेट आयन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो 6 बनती, समझ में आ रही, 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। अब देखो आपको वही करना है जो मैंने फॉर्मूला बताया, टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन एस कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 है सर, लिख ऊपर 6, ऊपर 6 लिख। अब नीचे आ जा, नंबर ऑफ टोटल इक्विवेलेंटिक एटम 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन है, लिख नीचे 4, ये ले तेरा आंसर आ गया 1.55। अब किसी का भी कर लेना, मैं 50 एग्जाम्पल तो कराने से रहा देखो, क्योंकि टाइम कम आप भी जानते हैं यार, अगर पूरे कराऊंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। मजाक थोड़ी है, मजाक है क्या? अरे साल की शुरुआत होती तब तो मैं पूरी चीजें भी बताता, अब मैं पूरी नहीं बताऊंगा, अब तो मैं वो बताऊंगा जो आएगा, अब तो वो बताऊंगा। और पूरी जान के करना क्या चाहते हो, पूरा ले तो लिया, पूरा पढ़ तो लिया तुमने, अब क्या चाहिए? पढ़ तो लिया अब तक तुम पूरे, अब तो वो पढ़ो जो जरूरी है। चलो भाई निकलो इधर से, आओ अगला क्वेश्चन आने दो, निकलो निकलो निकलो, तुम भी निकलो भैया, जगह खाली करो भैया, जगह खाली करो। अगला सवाल उठाओ, फाइंड आउट द फॉर्मल चार्ज ऑन एवरी ऑक्सीजन इन ओजोन। अब देखो फॉर्मल चार्ज का आपने फॉर्मूला सुना होगा, फॉर्मूला सुना है ना, और फॉर्मूला लगा के आप फॉर्मल चार्ज निकालते हो। मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक दे दूं क्या फॉर्मल चार्ज निकालने की? चुटकियों में आंसर आएगा बेटा, वहां नीट का पेपर है, नीट के पेपर में आंसर चुटकियों में ही चाहिए। अगर एक एक सवाल में तुमने 2-2 मिनट 3-3 मिनट 4-4 मिनट खराब कर दी ना तो बेटा फिर तो हो गया, फिर तो क्वेश्चन पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा, अटेम्प्ट ही नहीं होंगे पूरे क्वेश्चन। मेरे बच्चों सोचने की बात है, अरे किसी क्वेश्चन में टाइम बचाओगे तभी तो किसी क्वेश्चन में टाइम लगाओगे। अगर सारे क्वेश्चंस में टाइम लगाना शुरू कर दिया तो बाद में अगर हार्ड क्वेश्चन कोई आ गए तो उनको तो आप टाइम ही नहीं दे पाओगे, और लास्ट में टाइम अगर कम बचा तो टाइम का प्रेशर इतना दिमाग पे हावी हो जाएगा कि आती हुई चीजें गलत कर दोगे आप। समझ में आ रहा है आपको? फॉर्मल चार्ज को पहले मैं फॉर्मूला से ही बताता हूं जैसे आपने सीखा है, फिर मैं डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, आपको यूं ही आंसर लाओगे आप, कुछ भी फॉर्मूला नहीं लगाना, यूं यूं बताना आंसर। ये लो भैया आंसर। पहले तो फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन वेफिनेशन नहीं लिखूंगा भाई गॉड, अगर आप इस उम्मीद में पेन लेके बैठे लिखा जी कुछ डेफिनेशन, डेफिनेशन नहीं पता। फॉर्मल चार्ज निकालने का सीधा सा तरीका, जिस एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालना चाहते हो उस एटम के वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन ले आओ, कितने हैं देख लो। वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन लिख के फिर उस पे माइनस लगाओ, माइनस लगाने के बाद ब्रैकेट बनाओ ऐसे, और लिखो अंदर क्या क्या, 2 लिखो पहले तो, 2 इनटू उस एटम पे कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं ना, ऐसे ऐसे पेयर जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं की है वो पेयर, वो कितने लिखो यहाँ पे
प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड कह दो चाहे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कह दो, एक ही बात है, कितने हैं वो गिनो और फॉर्मूला लगा के आंसर ले आओ, झटके में आंसर। ये तो हुआ फॉर्मूला। अब ट्रिक देखना, ट्रिक इससे भी छोटी है, ट्रिक तो यूं ही हो जाएगी, पहले तो फॉर्मूला से लगाते। जैसे मान लो मुझे ओजोन पे चाहिए, अब ओजोन का स्ट्रक्चर होता है ओ डबल बॉन्ड ओ, एरो का साइन ओ, ये ओजोन के स्ट्रक्चर, ये मैंने पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, तीन ऑक्सीजन मैंने मान ली, नंबर 1 2 3। अब मैं पहली ऑक्सीजन पे निकाल रहा हूं, पहले सबसे पहले O1 पे निकाल रहा हूं। क्या करना है, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन चाहिए, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में, हाँ ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन बता सर 6 होते हैं, शाबाश मेरा बिटवा, माइनस लगा दे, माइनस लगा के ब्रैकेट बना, ब्रैकेट में 2 लिखने के लिए कहा था ना मैंने, लिख दे 2 इंटू, अब O के ऊपर कितने लोन पेयर हैं, किस O के ऊपर गुरुजी, अरे जिस पे तू फॉर्मल चार्ज निकाल रहा है उसी पे तो देखेगा, 1 और 1 2, सर 2 हैं, लिख दे 2 लोन पे लिख दे, लगा प्लस, देख फॉर्मूला के हिसाब से प्लस लगा। अब बता इस पे कितने बॉन्ड लगे हैं, 1 और 1 2 बॉन्ड है सर, लिख दे 2, लिख दे 2, ले आंसर। अरे तो बहुत जोर का है, इससे भी जोर का आएगा, भी ट्रिक जो आएगी। अब O2 पे देखो, दूसरी ऑक्सीजन पे, सेकंड O पे मुझे फॉर्मल चार्ज निकालना, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी शेल 6 माइनस 2 इंटू लोन पेयर कितना, एक पेयर तो दे दिया ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया ना, एक पेयर दे दिया, एक पेयर बचा प्लस बॉन्ड गिनो 1 2 3, सर 3 बॉन्ड, लिख दे बेटा 3 बॉन्ड, आंसर आ गया +1। अब O3 तीसरे पे आ जा, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 माइनस 2 इंटू 3 पेयर 1 2 3, ओके वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, होते हैं ना, तो 3 पेयर लगा दिए, 6 इलेक्ट्रॉन लगा तो दिए, ये पेयर जो है जो आ रहा है, ये बॉन्ड, ये पेयर तो पूरा इस O का है, इसका इस O ने इस बॉन्ड में कुछ दिया है क्या, इसने तो कुछ दिया ही नहीं ना, तो ये पेयर जो है, ये पेयर, ये बॉन्ड तो इस O ने बनाया है, ये डोनर है, ये एक्सेप्टर, तो मतलब इसके तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं ना, यूं की यूं। अरे ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं ना, तो इसने कोई बॉन्ड बनाया क्या, इसने कोई शेयरिंग की है क्या, नहीं, ये बॉन्ड बनाया सर, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, अरे तो वो तो उसके हैं, उससे क्या लेन देन है, इसके खुद के कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, यहाँ पे 3 पेयर है, तो वो लिख दे यहाँ पे 3 पेयर। अच्छा 3 पेयर, और बॉन्ड पेयर तो अब लिखने नहीं है, देखो लोन पेयर लिख दिया मैंने 3 इस O पे है ना, और अब बॉन्ड बता, अब बॉन्ड कितना बना, 1 बॉन्ड बना सा, बॉन्ड तो 1 है ना इन दोनों के बीच में, वो बॉन्ड लिख दिया, 1 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना। अरे भाई नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर चाहिए, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो एक पेयर से ही बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से, वो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए, वो अलग बात है, दिए तो बॉन्ड तो बना है ना, उस बॉन्ड को लिखना है यहाँ पे उसकी जगह पे। आगे आंसर समझ में आ रहा है। तीसरे नंबर की ऑक्सीजन पर नंबर ऑफ वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन 6 माइनस 2 ब्रैकेट में लिख दिया इनटू लोन पेयर 1 2 3, ऑक्सीजन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 पेयर हो गए, प्लस बॉन्ड दोनों के बीच में 1 है, ये -1 लगा दिया, आंसर आ गया। ये तो बड़ा जोरदार है, जोरदार तो भी आएगा। अभी एक और एग्जांपल समझ लो फॉर्मूला से, ये CO3 -2 है ना, CO3 -2, अब इसका कैसे निकाले देखो मैं बताता हूं। जैसे ये पहली ऑक्सीजन मान ली, तो पहली ऑक्सीजन वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन 6 माइनस बड़ा ब्रैकेट 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 2 क्यों हो गया कि 2 तो आपका फॉर्मूला में ही था, और 2 इसलिए हो गया कि इसके ऊपर 2 लोन पेयर हैं, देख लो ये 2 लोन पेयर, प्लस बॉन्ड कितने हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, ये बीच में 2 बॉन्ड लगा दिए, इक्वल्स टू 0। दूसरी ऑक्सीजन पे निकालो, दूसरी ऑक्सीजन पे फिर वही 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी शेल में, माइनस फिर 2 लगाओ, 2 लगाने के बाद इनटू लोन पेयर कितने हैं इसके ऊपर देखो, 1 2, सर 2 ही लोन पेयर, आपने 3 दिख रहा है, अरे माइनस का चार्ज भी तो एक लोन पेयर ही होता है भैया। अरे क्या क्या समझाऊं तुम्हें, इतनी इतनी सी बात नहीं आती क्या, एक लोन पेयर का मतलब एक पेयर 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, मतलब तो ये माइनस भी तो एक पेयर ही की तरह काम करता है, तो कितने हो गए 1 2 3, 3 पेयर हो गए, प्लस बॉन्ड कितने हैं 1, ये बॉन्ड हो गया, ये -1 आ गया। तीसरे ऑक्सीजन पे निकालो 6 वही, फिर वही 2, फिर लोन पेयर 1 2 3, देखो माइनस का 1 काउंट कर लिया, प्लस 1 बॉन्ड, ये 1 बॉन्ड, ये आंसर आ गया। ये तो हुआ फॉर्मूला भैया। देखो फॉर्मूला में आपको परेशानी आ रही है क्या, चलो मान लो आप फॉर्मूला से करना चाहते हैं, फिर भी ट्रिक सुन लीजिए, ट्रिक सुन लीजिए, सो इजी।
आपको कोई फॉर्मूला, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। फिर सर आंसर कैसे आएगा? मैं बता रहा हूं, ट्रिक से आएगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो एटम है जिस पे आप फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं, क्या उसके ऊपर कोई चार्ज है? इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है। वेरी गुड। क्या इसके ऊपर कोई एरो का साइन यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ऐसे एटम का तो जीरो मानना हमेशा फॉर्मल चार्ज है। हाँ हाँ, ट्रिक ट्रिक ट्रिक। दूसरा रूल, अगर एटम के ऊपर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड लगा है तो जिधर से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जा रहा है यानी डोनर, उस पे +1 मान लेना, जिसकी तरफ जा रहा है उस पे -1 मान लेना। ये तेरा फॉर्मल चार्ज हो गया। मतलब 0 +1 -1, बात खत्म। क्यों लगा रहा है फॉर्मूला? डायरेक्ट आंसर। सर एक बार वापस बता दो प्लीज। बेटा वापस सुन ले। मैं कह रहा हूं जिस एटम पे सॉरी आप क्या निकालना चाहते हो? फॉर्मल चार्ज। उस पे चेक करो, क्या उस पे कोई चार्ज है? नहीं। क्या उस पे कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? नहीं। तो फिर आप उसका जो फॉर्मल चार्ज वो 0 मान लीजिए। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज, क्या कोई चार्ज लगा हुआ है? हाँ, तो जो चार्ज है वही उसका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा। जो चार्ज है वही उसका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा। बात खत्म। और एरो का साइन आ जाए तो जिससे एरो निकल रहा है उस पे +1, जिसकी तरफ जा रहा है उस पे -1। बात खत्म हो गया भैया। 3 रूल एक बार फिर रिपीट करो। न्यूट्रल एटम पे जिस पे कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, सारे बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, तो आप उस पे 0 मानेंगे फॉर्मल चार्ज। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा है दो एटम के बीच में तो डोनर पे +1, एक्सेप्टर पे -1 मानेंगे। दूसरा रूल, अगर किसी एटम पे कोई चार्ज लगा है तो जो उस पे चार्ज है वही उसका फॉर्मल चार्ज मान लिया जाएगा। तीसरी बात, खत्म खत्म खत्म। चला चला चला, हो गया। आगे बढ़ो भैया, टाइम नहीं है मेरे बेटों। तुम्हें पढ़ना भी है, सेल्फ स्टडी भी करनी है। फटाफट से इसको देख के खत्म करो और जल्दी जल्दी इसमें जो काम की चीज है उनको नोट करो और आगे बढ़ो, अगला काम करो। अगला सवाल देखो, ये हो गया आपका। देखो 0 +1 -1 सवाल हो चुका है ओजोन का। ये हटाओ भैया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर? एल बेटा एल। ये तो मोटी आ गई बेटा। वीबीटी में ऐसी क्या कमी थी जो एमओटी को बुलाया गया? देखो बेटा, वीबीटी कॉन्सेप्ट अच्छा था, गलत नहीं था, अधूरा था। गलत नहीं बोल रहा हूं, वीबीटी कॉन्सेप्ट गलत नहीं था, अधूरा था। वो बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर पा रहा था तो बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में कोई उसकी अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है किसी मॉलिक्यूलर फॉर्म की, यानी कि O2 की निकालनी है, तो वो ये नहीं निकाल पा रहा था। किसी मॉलिक्यूलर फॉर्म की अगर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक टेंडेंसी निकालनी है तो वो ये नहीं निकाल पा रहा था। बॉन्ड की नेचर निकालनी है कि बॉन्ड सिग्मा है कि पाई, क्योंकि इसने तो ये बोला कि दो एटम के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, उसके बाद बनने वाले सारे बॉन्ड पाई होते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल और स्पीशीज सामने आ गए जिनमें पहला बॉन्ड भी पाई मान लिया गया। पाई था, उसकी एनर्जी पाई बॉन्ड के इक्वल थी, वो वीक था। और ऐसा भी देखा गया जिनमें दो एटम के बीच में दो बॉन्ड बने और दोनों ही पाई है। कुल मिला के वीबीटी की हवा निकल गई भैया। वीबीटी काम नहीं चलेगा, वीबीटी से काम नहीं चलेगा। फिर बुलाए गए, ए मोटी, ए मोटी आजा, समझ ले, देखिए वीबीटी क्या कह रही है। ए मोटी आ गई, ए मोटी क्या कह रही है। अब देखो, इसकी थ्योरी तो हम बताएंगे नहीं, आपको सबको पता है। मैं थ्योरी बताऊंगा, आप खुद ही परेशान हो जाओगे, भग जाओगे। फिर भी शॉर्ट में, एमओटी ने क्या किया, एक बड़ा डिफरेंस पैदा किया। बड़ा डिफरेंस आया एमओटी वीबीटी। वीबीटी तो क्या बोलती है कि जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनको इसने बीएमओ बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताया। और इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, एनर्जी कम होती है। बहुत ही सुंदर बात कही थी वीबीटी ने, गलत नहीं कहा इसने, सही कहा।
लेकिन एमओटी ने कहा कि केवल सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही नहीं बनाते, केवल बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही नहीं बनाते, एंटी बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनाते हैं। हालांकि इनकी स्टेबिलिटी कम होती है, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन बनते ये भी है और ये भी। बाय गॉड, दोनों तरह के ऑर्बिटल बनते हैं, ये बोला एमओटी ने, और केवल एक तरह के बनते हैं, ये बोला बीबीटी ने। और यही कमी थी कि वो बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, उनकी पैरामैग्नेटिक टेंडेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, उनकी कलरिंग नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। कितना कुछ था जो गड़बड़ था, इसलिए नई कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी जिसका नाम था एमओटी। एमओटी ने बोला कि दो तरह के ऑर्बिटल बनते हैं, एक तो होता है सिग्मा बीएमओ, बीएमओ का मतलब है बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनको सिग्मा पाई से रिप्रेजेंट किया गया। और एक होता है एबीएमओ का मतलब एंटी बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनको सिग्मा स्टार से या पाई स्टार से जो है रिप्रेजेंट किया गया। उन्होंने बोला कि चार्ज डेंसिटी बीएमओ पर जो होती है वो एबीएमओ से ज्यादा होती है। चार्ज डेंसिटी यानी साई स्क्वायर आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पढ़ा था। मैंने बताया था कि साई स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा देख लेना, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। साई बी यानी बीएमओ के लिए साई स्क्वायर इक्वल टू साई स्क्वायर ए बी क्या है, यहाँ वो दो एटम जो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और बॉन्ड कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये कह रहे साई बी एमओ स्क्वायर इक्वल टू साई स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी, और साई ए बी एमओ के लिए साई ए बी एमओ स्क्वायर इक्वल टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस साई 2 साई ए साई बी। आपसे कभी कभी ये सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ ले तो ध्यान रखना, ये फॉर्मूला याद रखना। कभी पूछ ले, मान लो अरे देखो जमाना खराब चल रहा है, कुछ भी पूछ लेते हैं भैया, रिस्क मत लो। एक दो बार देख लोगे, रिवाइज कर लोगे ना इन चीजों को, तो याद रह जाएगी। और वहां ऑप्शन आएगा तो याद होने की वजह से वो तुरंत ही याद किया था ना अपन ने एक बार, इसलिए याद आ जाएगी तो टिक करके आएंगे। और बिल्कुल भी नहीं देखोगे तो याद कहां से आएगी चीज। तो थोड़ा बहुत तो देख लो इनको, जो मैं बता रहा हूं भाई उनको देख लो। बहुत कुछ पढ़ा है आप लोगों ने, लेकिन इनको भी देख लो, मैं तो ये कह रहा हूं। अच्छे लगे तो भी देख लो, नहीं लगे तो भी देख लो, आप देख लो, बस आपका फायदा होगा, ये मेरी गारंटी, आपका नुकसान नहीं होगा, चिंता मत करो। ये साई बी स्क्वायर, ये साई ए स्क्वायर, ये कह दिया मैंने कि भैया साई बी स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होती है, बीएमओ की ज्यादा होती है। दूसरा, बीएमओ की एनर्जी कम होती है, इसलिए बीएमओ की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। यानी सिग्मा ऑर्बिटल्स की एनर्जी सिग्मा स्टार वालों से ज्यादा होती, सिग्मा ऑर्बिटल्स की एनर्जी सिग्मा स्टार वालों से कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना। यानी कि बीएमओ की एनर्जी कम होती है, बीएमओ की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ता हूं, छोटी छोटी बातें, घबराओ मत, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, चिंता मत करो। अब है एनर्जी लेवल, यानी कि जब दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, जैसे दो एटम मिल रहे हैं आपस, जैसे एन से एन मिला और N2 बना रहे हैं, या O से O मिल रहा है और O2 बना रहे हैं। तो ये जब मिलते हैं तो इनके मिलने का तरीका क्या होता है, इनके जब मिलने पर केवल अकेले एटम नहीं मिलते, इनके ऑर्बिटल्स मिलते हैं। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4, तो s ओवरलैप करेंगे, वो दो तरह के ऑर्बिटल बनाएंगे, बीएमओ एबीएमओ। तो एस ये वाले भी करेंगे, दो तरह के बनाएंगे, बीएमओ एबीएमओ। ये भी करेंगे, सारे के सारे पी से, इसके सारे पी से करेंगे, तो ये बनाएंगे बीएमओ एबीएमओ। ये सब तरह के बनाएंगे, मतलब ये आपस में मिलके, देखो वीबीटी तो बोल रहा था कि ये और ये मिलके बीएमओ ही बनाएंगे, एबीएमओ नहीं बनाएंगे। और ये कह रहा है एमओटी कि ये बीएमओ भी बनाते हैं और एबीएमओ बनाते हैं, मतलब सिग्मा 1s भी बनता है, सिग्मा स्टार 1s भी बनता है। इसी तरह ये और ये जब मिलते हैं तो सिग्मा 2s भी बनता है और सिग्मा स्टार 2s भी बनता है, ऐसे बताया इन्होंने। और इनकी एनर्जी में आपको वैसे ही डिफरेंसेस नजर आएंगे जैसे अब्बो प्रिंसिपल में नजर आते थे, तो अब्बो प्रिंसिपल को ये भी फॉलो करता है, उसको ये मना नहीं कर रहा, वो सारी चीजें ये भी फॉलो कर रहा है। लेकिन बस एक ही चीज नहीं आई यहाँ पे, वो ये कि यहाँ बीएमओ के साथ साथ एबीएमओ बनता है, एबीएमओ में भी इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। इसी वजह से सारी प्रॉब्लम वीबीटी में क्रिएट हो रही थी, क्योंकि इसने तो एबीएमओ के बारे में बात ही नहीं की। अब ये कह रहा है कि जब इन ऑर्बिटल्स को के ये ऑर्बिटल बनते हैं तो इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी का जो ऑर्डर होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग का जो ऑर्डर होता है वो इस तरह से होता है। आपको ये दो कंडीशंस याद रखनी है।
पहली कंडीशन, अगर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के अंदर 16 या मोर देन 16 है तब तो आपको ये वाला सीक्वेंस याद करना है जो मैंने यहां लिख रखा है। जैसे जैसे O2 मॉलिक्यूल है, F2 मॉलिक्यूल है, Ne2 मॉलिक्यूल है। O2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे गिनना भैया, एक O में 8 तो 2 O में 16 हो गए ना। मुझे 16 और 16 से ज्यादा वाले यही चाहिए, इसी एनर्जी लेवल के हिसाब से भरने। बैठी नहीं तुम्हारे समझ में। F2 को गिनो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, Ne2 को गिनो 20 हो गए। तो मुझे वो चाहिए, वो सारे मॉलिक्यूल यहां पे काम आ जाएंगे जिनमें नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 16 एंड मोर देन 16 हो। अब जैसे मुझे इलेक्ट्रॉन भरने हैं, अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरूंगा, पहले इलेक्ट्रॉन जैसे आप एटम में भरते हो कि नहीं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हो, नहीं एटम में कैसे भरते हो सर, एटम में तो हम ऐसे भरते हैं, पहले 1s में भरते हैं, फिर 2s में भरते हैं, मतलब सीक्वेंस बोलना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। बस रुक जा बेटा, रुक जा। मतलब आपने कहीं वहां एबीएमओ की बात नहीं की ना सर, वो तो सारे बीएमओ क्योंकि वो एटम थे, एटम के लिए कॉन्फ़िगरेशन था। ये मॉलिक्यूल के लिए कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूल में दोनों चीजें आएंगी। अब देखो सिग्मा स्टार, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz। अब देखो एनर्जी बढ़ती जा रही है। अरे जैसे वहां n+l का रोल लगाते थे ना, n+l का, वैसे यहां लगा हुआ है। देखो यहां भी एनर्जी लेवल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। और देखो यहां p वाले सेम होते हैं, पाई 2px बराबर पाई 2py, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। अब देखो ये सीक्वेंस तुम्हें याद रखना है। आपसे पूछे कि भाई ये पीछे क्यों आया, ये आगे क्यों आया, ये ऐसे क्यों आया, ये वैसे क्यों आया, सबका एक ही रीजन, ड्यू टू स्टेबिलिटी। रीजन एक है, ड्यू टू एनर्जी लेवल। एक ही रीजन देना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। इस वजह से हुआ क्योंकि एनर्जी लेवल के हिसाब से, स्टेबिलिटी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ओ माय गॉड। अच्छा सर एक बात बताओ, O2 में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, मुझे पता ना कैसे भरोगे। 16 है ना O2 में, हाँ 16 है तो भर, देख भर 16 भरूंगा मैं O2 में। देख पहला इसमें जाएगा, दूसरा इसमें जाएगा, क्योंकि पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर पेयरिंग होती है, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, चौथा इसमें जाएगा, फिर पांचवा इसमें जाएगा, छठा इसमें जाएगा, फिर सातवां इसमें जाएगा, आठवां भी इसी में जाएगा, फिर नवा इसमें जाएगा, 10वां भी इसी में जाएगा, फिर 11वां इसमें जाएगा, 12वां इसमें जाएगा। अब देखो ये बराबर क्या गए, 11वां इसमें जाएगा, 12वां इसमें जाएगा, 13 इसमें, 14 इसमें, फिर 15 इसमें, 16 इसमें। हो गए ना 16, भर तो दिए। समझता नहीं है किसी बात को, वापस देख लो। 16 भरने शुरू करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बस हो गया 16। फिर तो इनमें एक एक ही रह गया। इसी वजह से ये पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए इसमें। अब O2 की जगह O2+ लेते तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते आप इसमें से, तब भी ये पैरामैग्नेटिक रहता। O2+2 लेते तो भी आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता, तो इसमें से आपने निकाल दिया, इसमें से और निकाल देते, फिर तो ये पूरे के पूरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खत्म। तो सब पेयर ही पेयर हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ऐसे मैग्नेटिक नेचर भी देख सकते हो। N2 का चेक करना है, N2 का देखो, N2। अब जैसे मान लो मुझे N2 में भरना है, तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये कॉन्सेप्ट तो लगेगा नहीं, ये तो 16 और मोर देन 16 के लिए। तो 14 के लिए देखो नीचे एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है 16 से कम वालों का, B2 C2 N2, ये 16 से कम वाले हैं, ये इनका यहां पर। अब जैसे मुझे N2 का भरना है तो भर के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ले बेटा एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसका मतलब N2 भी डायमैग्नेटिक हो गया। और सर N2- होता तो, N2- होता तो देख 14 तो यहां हो गए, एक और भर दे, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अनपेयर्ड आते ही वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अरे आता है ना तुम्हें, मैं बस आपको रिमाइंड कराने आया हूं। इन चीजों को देख लेना, काम आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ सकता है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर भी पूछ सकता है। ठीक है, अब आगे
बॉन्ड ऑर्डर पूछ लेता है। बॉन्ड ऑर्डर का भी एक तरीका है। एक तो बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से निकालना बताया था, एक मैं एमओटी से निकालना बताता हूं, क्योंकि वो क्या पूछेगा, किसका पूछेगा, भाई रेजोनेंस वाली स्ट्रक्चर से पूछेगा तब तो वो फॉर्मूला लगाना, और यहां से पूछेगा एमओटी से तो ये लगाना। आपसे कहा जाएगा N2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, O2+ का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, He2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, उसका बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब एक मॉलिक्यूल का पूछ रहा है, तो फिर आपको यहां आना पड़ेगा। यहां आपको क्या करना है कि जितने भी BMO वाले इलेक्ट्रॉन है ना, उनमें से ABMO वाले इलेक्ट्रॉन को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देना, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। भैया मैं वापस बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं जितने भी सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन हैं, बिना स्टार वाले जो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा वाले, पाई वाले, उनमें से स्टार वालों को माइनस कर देना। BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से ABMO एंटी बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करना, डिवाइडेड बाय 2 करना, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा तो स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, क्योंकि स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल चलती है। क्योंकि बॉन्ड, अच्छा एक चीज और, कई बार बॉन्ड ऑर्डर 2 स्पीशीज के लिए सेम आ जाती है। जैसे 2 स्पीशीज है उनके लिए बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, जैसे कोई X2 है और एक X2- है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर मान लो 2-2 आ गया। अब इन दोनों की स्टेबिलिटी कैसे देखें, अब आप चेक करना किसमें ABMO के इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। जिसमें ABMO ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, जिसमें BMO ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। मतलब ABMO के इलेक्ट्रॉन बढ़ने से स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी। बताया ना, ABMO की वजह से ऐसा होता है। बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो बॉन्ड एनर्जी भी आ जाएगी। नंबर ऑफ बॉन्ड जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगी। C सिंगल बॉन्ड से ज्यादा C डबल बॉन्ड C की, C डबल बॉन्ड से ज्यादा C ट्रिपल बॉन्ड C की बॉन्ड एनर्जी, N सिंगल बॉन्ड N से ज्यादा, N डबल बॉन्ड N की, N डबल बॉन्ड से ज्यादा, N ट्रिपल बॉन्ड N की, O डबल सिंगल बॉन्ड O से ज्यादा, O डबल बॉन्ड O की, O डबल बॉन्ड O से ज्यादा, ट्रिपल तो बनता ही नहीं। कई बार यार पढ़ाते पढ़ाते जाग आ जाते हैं मेरे भी। तो कुल मिला के ध्यान रखना, ये तो ऑर्डर ऊपर वाला 16 एंड मोर देन 16 का है, नीचे वाला 16 एंड लेस देन 16 का है, सॉरी 16 से लेस वालों का है, 16 और 16 से ज्यादा वालों का ये है, 16 से कम वालों का ये है। ठीक है, और ये छोटी छोटी बातें। अब मेरे सवाल पे आता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर। सबका ऑर्डर निकाल सकते हो ना, सबके ऑर्डर निकालना मैंने बता दिया आपको। क्या करना है, BMO इलेक्ट्रॉन में से ABMO इलेक्ट्रॉन को माइनस करके 2 करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। सबके बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो ये ऑर्डर सही पाओगे। यहाँ स्टेबिलिटी के ऑर्डर में यहाँ बिल्कुल सही पाओगे, क्योंकि जिसका जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उसकी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। मतलब कुल मिला के इनकी आपको क्या निकालनी है, बॉन्ड ऑर्डर निकालनी है। जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर आएगा वही इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा, ऐसे ध्यान रखना है। बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल टू, कहां गया बे, बॉन्ड, ये बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट, बॉन्ड ऑर्डर निकल गया तो सब निकल जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर निकल गया तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो एनर्जी आ जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो बॉन्ड लेंथ आ जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो सब मिल जाएगा आपको आराम से। सारे के सारे ऑर्डर सही है। ये गलत क्यों लिखूंगा मैं, मुझे तो एग्जाम्पल समझाने थे तुमको। गलत क्यों लिखूंगा मैं, मेरे को तो तुम्हें एग्जाम्पल समझाने थे, क्वेश्चन समझाना था। ऑप्शन तो वहां बन के आएगा। अब ऑप्शन कैसे आएगा, इनमें से चारों में से हो सकता है 2 दे दे, 1 दे दे, 4 दे दे, या फिर ये पूछ ले कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर। अब 4 ऑप्शन दे दिए, मान लो ये वाले दे दिए, O2+2, O2+, तीसरा ऑप्शन O2, चौथा ऑप्शन O2-। वो ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी पूछे गए हैं, समझ में आ रही। अब मैं ऐसे एक जैसे सवाल को 10 तरीके से लिखता तो फिर क्या मतलब, वो तो बेवकूफी है। एक जैसे सवाल को 10 तरीके से लिखूंगा तो फिर आप कहेंगे इतने सारे क्वेश्चन हो गए। इसलिए कह रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन को याद करना, ये सारे ऑर्डर याद करना है जो जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। चलो भैया हटो, अगला सवाल। बेटा अरे राम रे, देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बीपी। ये बहुत पूछा जाता है। देखो वैसे तो बीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट से। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, और जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम वेपर प्रेशर।
अब जो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर दिए हैं वो वेपर प्रेशर के ऑर्डर भी पूछ के आपसे सवाल बना सकता है। बस ध्यान रखना जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा उससे उल्टा वेपर प्रेशर का होगा, क्योंकि जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतने कम उसकी जो है वेपर बनेगी, जितनी कम वेपर बनेगी उतना ही कम वेपर प्रेशर होगा। तो इसमें गलत भी क्या है, सही कह रहा है बेचारा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है एंड ड्यू टू देयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बीपी इंक्रीज हो जाता है। जैसे मान लो HF से नीचे जाते हैं अपन, HF, HCl, HBr, HI, तो उनमें HF ऐसा है जो H बॉन्डिंग करता है, HF, H, F, H, F, H, F, H, F और जिगजैग स्ट्रक्चर बनाता है। कैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं? जिगजैग। तो कुल मिला के बॉन्डिंग करने की वजह से, H बॉन्डिंग करने की वजह से ये बहुत ही क्लोजली पैक हो जाता है, जबरदस्त जुड़ जाता है। अब इनको तोड़ना, इनका बीपी बनाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसका बीपी ज्यादा हो जाता है। मॉलिक्यूलर वेट कम है फिर भी बीपी ज्यादा है, लेकिन बाकी में H बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए उनमें तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या? मॉलिक्यूलर वेट वाला। HF का तो सबसे ज्यादा एक्सेप्शनली इसलिए हो गया, वैसे देखो नाम दे देते हैं एक्सेप्शन, बाकी काय का एक्सेप्शन है भैया? नहीं, एक्सेप्शन क्यों? ये तो ठीक है, अपन बोल देते हैं एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि ये बाकी से अलग चल रहा है, लेकिन रीजन है हर चीज के पास, यानी कि हर एक्सेप्शन का रीजन। इसलिए डायरेक्ट रट लो ये कहना तो मूर्खता है कि भाई इनको रट लो क्या होता है? ठीक है, हम हमारी इच्छा से रट लें वो एक अलग बात है, लेकिन बिना कॉन्सेप्ट के रट लें वो गलत बात है। हमको रटना है कोई चीज को, क्योंकि चलो बार बार हमें ज्यादा टाइम लगता है इसको सोचने में, वो एक अलग बात होती है, लेकिन बिना कॉन्सेप्ट के, बिना उसका रीजन समझे रटना, ये तो मूर्खता होगी ना बेटा। तो HF का सबसे ज्यादा है, इसका रीजन है कि इसमें H बॉन्डिंग होती है। फिर HI का आ गया क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। सेम टू सेम अगले ग्रुप में भी होता है, ऑक्सीजन वाले में भी यही होता है, H2O का H बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा हो जाता है। ऐसा का ऐसा अमोनिया वाले भी होता है, अमोनिया का H बॉन्डिंग की वजह से सबसे ज्यादा हो जाता है। सेम, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको एक ये ऑर्डर याद रखना है, HF, H2 और अमोनिया का, ये भी बहुत शानदार ऑर्डर है, पूछा जाता है और इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब मैं कह रहा हूं याद कर लेना इसको, उल्टा पुल्टा मत करना, क्योंकि ना तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरह से फिट हो रहा है और ना ही H बॉन्डिंग वाला हो रहा है, क्योंकि तीनों H बॉन्डिंग बनाते हैं। समझ में आ रही? इसको याद कर लेना, पानी, फ्लोराइड, मोनिया, पानी, फ्लोराइड, अमोनिया, H2O, HF, अमोनिया, ये याद रखो, ठीक है। pH 3 से ज्यादा H2S का, H2S से ज्यादा HCl का। देखो, मॉलिक्यूलर वेट का कॉन्सेप्ट लगाना है और जहां हाइड्रोजन बॉन्ड लगे वहां हाइड्रोजन बॉन्ड का लगाना है। सारे के सारे आंसर सही हैं, इनको तीनों चारों को याद करेंगे आप। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर पोलैरिटी? देखो, पोलैरिटी का मतलब होता है म्यू से, म्यू इक्वल्स टू Q इंटू डी। Q चार्ज है, डी डिस्टेंस है। दुनिया का सबसे छोटा अगर डाइपोल कोई देखे तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलके जो डाइपोल बनाते हैं वो सबसे छोटा डाइपोल है, क्योंकि इससे छोटा चार्ज है ही नहीं हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बढ़िया डाइपोल। तो कोई भी डाइपोल हो, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको इनटू इनके चार्ज मैग्नीट्यूड को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो म्यू आ जाता है। इसको डिबोई से रिप्रेजेंट करते हैं, ESU सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कूलाम मीटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कैसे पोलैरिटी चेक करें। देखो, कोई भी मॉलिक्यूल, अब मैं देखो बहुत शॉर्ट शानदार तरीका बताता हूं। कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें सारे सिग्मा बॉन्ड है, सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, लोन पेयर नहीं है और सेम बॉन्ड है। सेम का मतलब आइडेंटिकल, यानी कि कैसे भी मान लो, मतलब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो ये सिचुएशन में म्यू हमेशा 0 रहेगा, मॉलिक्यूल नॉन पोलर रहेगा। समझ में आ गई? आप कैसे भी सोच लीजिए इसको, लोन पेयर नहीं होना चाहिए, सिग्मा ही सिग्मा होने चाहिए, सारे सिग्मा बॉन्ड एक जैसे होने चाहिए। अब जैसे PCl5, अब देखो सारे के सारे सिग्मा एक जैसे हैं, सब PCl, Cl। अब ये PCl4Br होता तो फिर इसका म्यू 0 नहीं हो पाता, एक अलग हेलोजन आ जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। सारे सेम होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। SF6 देखो, कोई लोन पेयर नहीं, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। CCl4 देखो, CO2 देखो, सब 0 0 0। इसी तरह सेम एटम से बने मॉलिक्यूल जैसे H2, N2, ये भी 0 होते।
HF NH3 PH3 NF3 याद कर लेना। कहां तक इनका Q इंटू डी निकालते फिरोगे। वैसे तो कॉन्सेप्ट है सबका, डायरेक्शनल नेचर होती है म्यू जो है म्यू, वो μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 इनके रिजल्टिंग नेचर से आता है। अब वो सबका निकालोगे इससे बढ़िया कि इसको याद कर लेना, ठीक है। वैसे तो μ1 μ2 μ3 का मतलब हर एक बॉन्ड का म्यू निकाल के उनका सम कर दीजिए, चेक कर लीजिए। अगर वो सब काट रहे हैं एक दूसरे को तो म्यू 0 हो गया, नहीं काट रहे तो म्यू 0 नहीं होगा, बात खत्म हो गई, पोलर हो गया मॉलिक्यूल। नेक्स्ट CH3Cl CH3F CH3Bs CH3I में CH3Cl का ज्यादा क्यों हो गया, जबकि चार्ज तो F का जाता है। चार्ज केवल चार्ज से म्यू थोड़ी आता है बेटा, डी भी तो देखी जाएगी। Cl का साइज बड़ा है तो इसलिए कार्बन और Cl के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है, इसलिए इसका म्यू ज्यादा होता है। याद रखना इसको, NO2 माइनस NO2 और NO2 प्लस में ये वाला ऑर्डर याद रखना, मतलब कुल मिला के सारे ऑर्डर याद करने हैं। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन यानी कि बेंजीन के ऊपर 2 Cl ऑर्थो पे, फिर 2 Cl मेटा पे, 2 Cl पैरा पे। इसमें आपको ऑर्थो का सबसे ज्यादा, मेटा का उससे कम, पैरा का सबसे कम। सबको पता है रीजन वही है म्यू की डायरेक्शन μ1 प्लस μ2 μ3, यही है रीजन है ना। या फिर बॉन्ड एंगल, अब देखो ऑर्थो में बॉन्ड एंगल सबसे कम होता है, इसलिए इसका म्यू ज्यादा होता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स में आता है। इसके अलावा ये हो गया H2 और H2O2 में H2O2 का ज्यादा होगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो पोलैरिटी ज्यादा आएगी तो म्यू ज्यादा हो जाएगा। कुल मिला के सारे एग्जाम्पल ये याद करना है, एक भी नहीं छोड़ोगे आप, बाकी आपकी मर्जी है, मुझसे मत कहना फिर। भाई मेरी ड्यूटी क्या है, मैं क्यों कर रहा हूं मेहनत, सिर्फ आपके लिए। क्यों कर रहा हूं मेहनत, सिर्फ आपके लिए। नहीं क्या जरूरत थी, मैं भी मेरे आराम से पढ़ा रहता, मुझे क्यों फालतू मैं क्लास ले रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, सिर्फ मेरे बच्चों के लिए। मैं चाहता हूं कि वो बच्चा जो अब तक नहीं पढ़ पाया, जिसको अब तक भी कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको अब आ जाए। और मेरी हेल्प से अगर कुछ बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं तो अच्छी बात है ना भाई, इसमें बुराई क्या है, मुझे भी धर्म मिलेगा, ऊपर वाला देख रहा है, वो भी कहेगा कि हाँ अच्छा काम कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। इसलिए बेटा अगला एक और कॉन्सेप्ट CO। अगर CO को देखें तो CO कार्बन प्लस ऑक्सीजन, 2 चीजों से मिलकर बनाए। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, तो 6 और 8 14 इलेक्ट्रॉन के लिए अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखवाए तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर है। बताया था मैंने, वैसे ऑर्डर याद रखना। अब अलग से एक्सेप्शनली कुछ है तो रीजन वही होगा, ड्यू टू स्टेबिलिटी, ड्यू टू एनर्जी लेवल। दूसरा CO प्लस का अगर कॉन्फ़िगरेशन पूछे या बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो बॉन्ड ऑर्डर 3.5, BO इसका CO का 3.0। ये आया हुआ है पहले एक बार, इसलिए मैंने लिख दिया। अच्छा सवाल है, हो सकता है रिपीट हो जाए। इसके अलावा कुछ चीजें नीचे लिखी, B2 है, B2 माइनस है, C2 है, इनके बॉन्ड ऑर्डर लिखे हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकाल, मैंने को रटने के लिए नहीं कह रहा, निकाल लो ना, कौन मना कर रहा, बता रखा है ना। BMO माइनस ABMO अपॉन 2, सबके बॉन्ड ऑर्डर आ जाएंगे 1 2 2। ये मैंने इसलिए लिखे क्योंकि इनके सारे बॉन्ड पाई है। देखो एक है तो वो पाई है, 2 है तो दोनों पाई है, 2 है तो दोनों पाई है, इसलिए मैंने इनको लिख दिया। पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक नेचर, डायमैग्नेटिक नेचर को देखने का सीधा तरीका, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी शेल में तो पैरामैग्नेटिक नहीं है तो डायमैग्नेटिक। इसमें रटना नहीं है, इनको कुछ भी रटना नहीं है, सबको देखना। लिखे इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी के साथ केमिकल बॉन्डिंग समाप्त करता हूं। अगली सभा में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।